Welcome dear students, we are study polymer chapter and in previous class we have discussed the types of polymerization reaction. Polymerization means a process by which a polymer is formed and this polymerization are of two types, addition or chain growth polymerization, condensation or steep growth polymerization. We have completed the addition or chain growth polymerization along with some examples of addition polymer in the last class, and today we will discuss the condensation polymerization or steep growth polymerization. So condensation polymerization क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बाइफंक्शनल मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं. ये बाइफंक्शनल मोनोमर्स रिपीटेटिव कंडेंसेशन करते हैं और इनके रिपीटेटिव कंडेंसेशन पर एक हाई मॉलिक्यूलर मास वाला पॉलीमर फॉर्म्ड होता है. जब ये पॉलीमर फॉर्म होता है तब कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होते हैं जैसे H2O, NH3, अल्कोहल. अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लिखने के लिए आता है तो हम क्या लिख सकते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज ए प्रोसेस in which bifunctional monomers are involved. They show the repetitive condensation and at last a high molecular mass polymer is formed along with the elimination of small molecules. So this is the definition of condensation polymer. इस polymerization इस तरीके से हम condensation polymerization को define कर सकते हैं. This condensation polymerization is also known as steep growth polymerization. So इसे steep growth polymerization क्यों कहा जाता है? Because हर स्टेप पर एक नई बाइफंक्शनल स्पीसीज बनती हैं. जब बाइफंक्शनल मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं और कंडेंसेशन के थ्रू उस स्टेप पर एक नई बाइफंक्शनल स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. अगले स्टेप पर फिर कंडेंसेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप पर फिर कंडेंसेशन होगा. ऐसे कंडेंसेशन कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा और हर स्टेप पर एक न्यू बाइफंक्शनल स्पीसीज बनेगी. इस स्टेप प्रोड्यूस ए डिस्टिंक्ट बाइफंक्शनल स्पीसीज. हर स्टेप पर जो बाइफंक्शनल स्पीसीज बनती है वो एक दूसरे से क्या होती है? कंप्लीटली डिफरेंट होती है. सो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहा जाता है? इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर स्टेप पर एक नई बाइफंक्शनल स्पीसीज बनती है और वो बाइफंक्शनल स्पीसीज कंटिन्यूस कंडेंसेशन को शो करती है और हर बार कंडेंसेशन पर एक नई स्पीसीज बनती जाती है, इसलिए इसे स्टीप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. अब हम एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल देखते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टीप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को समझने का अटेम्प्ट करते हैं. सो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. दिस इज NH2 CH2 होल 6 NH2. इट इज़ ए एडिपिक एसिड. मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे हम नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं. सो ये वैसे भी हमें लर्न करना है. सो अगर इसी एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा. सो एडिपिक यहाँ पर हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और हम एडिपिक एसिड को कंबाइन कर रहे हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH को बाहर निकाल के दोनों मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं या दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देते हैं. बिकॉज यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इट विल बी NH. यहाँ से OH जाने के बाद ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा या CO रिमेनिंग रह जाएगा. अब देखो, ये हमारी सपोज हमने मान लिया फर्स्ट स्टेप थी. इस फर्स्ट स्टेप पे क्या बना है? क्योंकि हमने क्या बोला है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में बाइफंक्शनल मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप पर एक नई बाइफंक्शनल स्पीसीज बनती है. तो देखो, इन दोनों मोनोमर के कॉम्बिनेशन पर एक बाइफंक्शनल स्पीसीज बनी. क्यों? देखो, यहाँ टर्मिनल पर एक NH2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो न्यू बाइफंक्शनल स्पीसीज है ये हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगी. अब सो हम एक हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल को यहाँ लिखेंगे. अब क्या होगा?
यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकल जाएंगे और एक नई बाईफंक्शनल स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। देखो ये मॉलिक्यूल एज इट इज था, सो मैं इसे एज इट इज फॉर्म में लिख दिया है मैंने। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ CO रिमेनिंग रहेगा, OH यहाँ से चला गया है, ये NH को कनेक्ट करके एज इट इज लिखना है, CH2 होल 6 NH2। सो देखो सेकेंड स्टेप में फिर से एक नई बाईफंक्शनल स्पीसीज बनी। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये मॉलिक्यूल किससे अटैच होगा, एडिपिक एसिड से। एक बार हेक्सामिथिलीन डायमीन ऐड हुआ है तो अब किसका टाइम है, अब चांस आती है एडिपिक एसिड की। एडिपिक एसिड कनेक्ट होगा यहाँ से, तो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, हम लोग क्या मानेंगे कि ये ग्रुप एज इट इज हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालेंगे, सो इट विल बी NH2 CH2 होल 6 NH CO CH2 होल 4 CO NH CH2 होल 6। देखो इतना एज इट इज लिख दिया मैंने, ये NH भी हमने एज इट इज लिख दिया है। अब इसे ऐड करना है, सो आपको OH हटाना है क्योंकि यहाँ से एक H और एक मिल करके H2 बनाते हैं। सो अब कैसे लिख देंगे, CO CH2 होल 4 COOH। तो हम क्या देख रहे हैं, फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, थर्ड स्टेप में एक और न्यू बाईफंक्शनल स्पीसीज बनी NH2 COH। इस तरीके से ये ऑर्डर चलता जाएगा। अब हमें समझ में आ गया नेक्स्ट कौन सा मॉलिक्यूल ऐड होगा इसके अंदर, या कौन सा मॉलिक्यूल कंडेंसेशन शो करेगा इसके साथ में, हेक्सामिथिलीन डायमीन का, देन एडिपिक एसिड का। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन, स्टेप बाय स्टेप कंडेंसेशन होता जाएगा और आपका पॉलीमर एट लास्ट फॉर्म हो जाएगा। हमें यहाँ क्या भी लिखना चाहिए, H2, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं। इस स्टेप पर भी H2 एलिमिनेट हुआ था और इस स्टेप पर भी कौन एलिमिनेट हुआ है, H2 एलिमिनेट हुआ है। सो आई थिंक सो अब हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को समझने लगे कि कैसे एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हमें कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स देखने, या हमें ये देखना है कि हमारे सिलेबस में कितने टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमर को दिया गया है। सो हम कंडेंसेशन पॉलीमर को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉलीएमाइड्स। अब ये पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, सो ये पॉलीएमाइड्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और ये सिंथेटिक फाइबर्स जनरली नाइलॉन्स होते हैं। नाइलॉन के बारे में हम लोगों ने सुना है, नाइलॉन फाइबर। तो जो पॉलीएमाइड्स होते हैं ये नाइलॉन फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। हमारे सिलेबस में दो टाइप के नाइलॉन फाइबर्स के बारे में दिया गया है, सो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का नाइलॉन फाइबर नाइलॉन 66, या फर्स्ट पॉलीएमाइड है हमारा नाइलॉन 66। अब ये नाइलॉन 66 प्रिपेयर कैसे होता है, अभी जस्ट हमने एग्जांपल देखा था हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन वाला, वही नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन करता है। सो हमें n नंबर ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन लेने हैं, और n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड लेने हैं। वहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था, यहाँ हमें सिर्फ एक सिंगल स्टेप देखनी है, इसलिए हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। क्या लिया हमने, हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है, हेक्सामिथिलीन डायमीन, ये हेक्सामिथिलीन है डायमीन, ये क्या है हमारा एडिपिक एसिड। अब कंडेंसेशन करते हैं, देखिए एरो पर लिख देते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन पर क्या होगा, क्योंकि हमें सिंगल स्टेप में ही देखना है, सो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिए, आप यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकालिए, दोनों अमाइन ग्रुप से आपको एक एक हाइड्रोजन निकाल देना है। यहाँ से OH और यहाँ से भी OH निकाल दीजिए। क्यों, हमेशा मान के चलेंगे कि हमारी चेन कंटिन्यूस है। NH CH2 होल 6 NH, ये इस पार्ट से हमने लिख दिया। अब यहाँ से OH आने के बाद ये रिमेनिंग है CO। आप इसको इसे C डबल बॉन्ड O करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग जानते हैं एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। देन CH2 होल 4
एंड अगेन इट विल बी CO, या डबल बॉन्ड O की जगह CO करके भी लिख सकते हैं, होल N। सो ये आपने क्या बना दिया है, ये हम लोगों ने बना दिया है नायलॉन 66। ये नायलॉन 66 की प्रिपरेशन देखी है हमने। अब नायलॉन 66 ही से क्यों बोला जाता है, यहाँ 66 का मीनिंग क्या है, ऐसा पूछते हैं एग्जाम में कि नायलॉन 66 में 66 का मीनिंग क्या है। सो दिस 6 इज इंडिकेटिंग द 6 कार्बन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। This is indicating 6 carbon of hexamethylene diamine, and this 6 is indicating the 6 carbon of adipic acid। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नायलॉन 66 में 66 का मीनिंग क्या है, क्या डिजाइन करते हैं ये, या क्या शो करते हैं 66। सो फर्स्ट 6 इज इंडिकेटिंग द 6 कार्बन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एंड दिस 6 दैट मीन्स द सेकंड 6 इंडिकेटिंग द 6 कार्बन ऑफ एडिपिक एसिड, 4, 5 एंड 6, या 1 + 4, 5 एंड 6। सो ये नायलॉन 66 किससे बना है, नायलॉन 66, नायलॉन 66 एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉलीमर होता है। इट मीन्स जो आपके पॉलीएमाइड्स होते हैं, किससे बनते हैं पॉलीएमाइड्स, ये एमीन्स एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर हैं आपके पॉलीएमाइड, दिस आर द पॉलीमर्स ऑफ एमीन एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें यूज देखना है कि नायलॉन 66 का यूज कहाँ होता है। तो नायलॉन 66 का यूज होता है शीट्स बनाने में। इट इज यूज टू मेक शीट्स। हम लोगों ने नायलॉन शीट्स देखी है। नायलॉन शीट्स का जनरली हम अपने घर पर भी यूज करते हैं। सो नायलॉन शीट्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। जो हमारा ब्रश होता है, टूथ ब्रश होता है, या जो वॉशिंग ब्रश होता है, उसके जो ब्रिस्टल होते हैं, वो ब्रिस्टल किसके बने होते हैं, नायलॉन 66 के बने होते हैं। सो यूज्ड टू मेक ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश। जो ब्रशेस होते हैं, ब्रश होते हैं, उनके ब्रिस्टल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही इसका यूज कहाँ भी किया जाता है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो 3 इंपॉर्टेंट यूज हमने देखे नायलॉन 66 के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमें सबसे पहले लर्न करना है। सो इट इज यूज टू मेक शीट्स, इट इज यूज टू मेक ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, एंड इट इज यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब नायलॉन 66 के बाद सेकेंड एग्जाम्पल हमारे लिए क्या आ रहा है, नायलॉन 6 का आ रहा है। जो नायलॉन 6 होता है वो एमिनो एसिड के लैक्टम से बनता है, इसलिए पॉलीएमाइड के केस में ऐसा माना जाता है कि ये एमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पॉलीमर होते हैं। साथ ही ये एमिनो एसिड एंड देयर लैक्टम्स, ऐसा भी मानते हैं, दिस आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड एंड देयर लैक्टम्स। किसके भी पॉलीमर्स माने जाते हैं, ये एमिनो एसिड और उसके लैक्टम्स के पॉलीमर्स भी माने जाते हैं। साथ ही ये एमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पॉलीमर्स भी होते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, नायलॉन 66। नायलॉन 6 नायलॉन 6 को हम कैप्रोलैक्टम से बनाते हैं। अभी कैप्रोलैक्टम क्या होता है, सो दिस इज द कैप्रोलैक्टम। CH2 इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। CH2 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 और यहाँ पर आपको लिखना है C डबल बॉन्ड O और इसको इस तरीके से जोड़ देना है। दिस इज कैप्रोलैक्टम, है ना, C डबल बॉन्ड O, इसे कहा जाता है कैप्रोलैक्टम। अब क्या होगा, यहाँ पर जब हम इस कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं
533 से 543 केल्विन पर कैप्रोलैक्टम को जब हीट किया जाता है तो हीटिंग पर ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। देखो ब्रेक होने पर क्या मिलेगा आपको, NH। NH के बाद 1 2 3 4 5 CH2 ग्रुप है आपके, CH2 होल 5। देन क्या है आपका CO। सो ये हमने होल इन क्या बना दिया है अब ये नाइलॉन 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की हो, CO से। सो दिस इज CO, CH2 होल 5 और फिर क्या लिखा जाए, NH होल N। तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, ये नाइलॉन 6। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारी NCERT में ऐसे लिखा हुआ है। सो कभी इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो वो भी करेक्ट है और ये भी 100% क्या है हमारे लिए करेक्ट है। सो कैप्रोलैक्टम से, ये एमिनो एसिड का लैक्टम है कैप्रोलैक्टम, उससे हमने नाइलॉन 6 बनाया है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि 6 का मीनिंग क्या है। सो आई थिंक सो पिछले एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। यहाँ भी कितने कार्बन इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, 6 कार्बन दिख रहे हैं। सो दिस इज नाइलॉन 6। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है, इट इज यूज टू मेक टायर कॉर्ड्स। टायर कॉर्ड्स बनाने में इसका यूज होता है। सेकेंड, इसका यूज होता है, इट इज यूज टू मेक रॉप्स। रॉप्स बनाने में इसका यूज होता है। फैब्रिक के फॉर्म में यूज होता है, यूज्ड एज फैब्रिक्स। ठीक है, सो ये नाइलॉन 6 के हमने 3 यूजेस देखे हैं, टू मेक टायर कॉर्ड्स, टू मेक रॉप्स एंड यूज्ड एज ए फैब्रिक्स। नाइलॉन 6 जो कि कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाता है या फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है, पॉलीएमाइड्स। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलीएस्टर। सो our second example is polyester। ये polyester जो होते हैं ये फाइबर इंडस्ट्री की बैकबोन मानी जा सकती हैं और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईऑल्स के कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाईऑल्स। तो ये डाईऑल्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पॉलीमर्स हैं, फाइबर्स टाइप मटेरियल होता है ये। अब ये पॉलीएस्टर जो हमें पढ़ने, 2 टाइप के पढ़ने। फर्स्ट पॉलीएस्टर हमें जो पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिलीन या इसे डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिलीन या डेक्रोन। अभी टेरिलीन और डेक्रोन पॉलीमर कैसे बनाया जाता है, सो इसके लिए आपको एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एक डाईऑल लेना है। सबसे पहले हम लोगों को लेना चाहिए इथिलीन ग्लाइकोल। सो दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल। इस इथिलीन ग्लाइकोल को आपको ट्रीट करना है टरथैलिक एसिड से। बेंजीन रिंग है हमारी, यहाँ हमने दोनों पैरा पोजीशन, दैट मीन्स 1,4 पर क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका इथेन 1,2 डाईऑल है। अब इसका जनरल नेम हम लोग क्या लिखेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल। और ये क्या है हम लोगों के लिए, टरथैलिक एसिड, TEREPH लिखना, ओके, टरथैलिक एसिड। अब इस इथिलीन ग्लाइकोल को आप क्या भी बोल सकते हैं, इथेन 1,2 डाईऑल, क्योंकि मैंने कहा ही आपको डाईऑल हम इसमें लेते हैं। टरथैलिक एसिड का एक और नाम क्या होता है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो इथेन 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड को हम लेते हैं। n नंबर्स में लेना है इन्हें भी हमें। सो कंडेंसेशन पर क्या प्रोडक्ट बनता है उसको देखते हैं। सो इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ से आपको क्या रिमूव करना है, H। यहाँ से आप लोग क्या डाल देंगे, निकाल देंगे OH।
H यहाँ से निकालना है, OH यहाँ से निकालना, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH, HOH HOH इस पैटर्न में निकालना है। सो जैसे ही यहाँ से H निकलेगा ये O रिमेनिंग होगा, OCH2 CH2, ये पूरा OH निकल गया है। तो अब यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। सो वी विल राइट द बेंजीन रिंग। अभी क्या रिमेनिंग है, फिर से C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हम लोग इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये क्या बना दिया हम लोगों ने, दिस इज टेरिलीन और डेक्रोन। अच्छा, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको ये पॉलीमर स्ट्रक्चर दे देंगे और पॉलीमर स्ट्रक्चर दे करके पूछते हैं बताइए इसके मोनोमर क्या होंगे। सो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ H होगा, दैट मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल होगा। यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ होगा, सो COH दैट मीन्स आपका टरथैलिक एसिड होगा। इसे हमें याद रखना है। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, हमें 4 टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ना है, इसलिए 4 ही टाइप को हमें लर्न करना है, वेरिएशंस नहीं है। सो हमने इथेन 1,2 डायोल और टरथैलिक एसिड से टेरिलीन या डेक्रोन बनाया है। इसका यूजेस कहाँ होता है, सो इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन और वुड फाइबर्स, ब्लेंडिंग विथ कॉटन, मैंने कहा ही था फाइबर इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वुड फाइबर। सिर्फ इसी तरीके से फाइबर के फॉर्म में यूज नहीं होता है ये, इसके दूसरे इंपॉर्टेंट यूज भी होते हैं। जैसे ये हेलमेट का जो ग्लास होता है उसके रेनफोर्स मटेरियल दैट मीन्स उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड एज ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल। ग्लास के रेनफोर्सिंग मटेरियल के ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स। तो जो हमारे हेलमेट्स होते हैं उस सेफ्टी हेलमेट्स के ग्लास को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए भी टेरिलीन या डेक्रोन का यूज किया जाता है। सो हमने सेक्पोलिएस्टर का फर्स्ट एग्जांपल देख लिया है, टेरिलीन या डेक्रोन। अब सेकंड एग्जांपल हम लोगों के लिए है ग्लिप्टल। अब ये ग्लिप्टल क्या है, अगर हमें टेरिलीन के बारे में पता है तो ग्लिप्टल हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। स्लाइट डिफरेंस है टेरिलीन और ग्लिप्टल में, जहां हमने टेरिलीन में टरथैलिक एसिड लिया था वहां ग्लिप्टल में हमें थैलिक एसिड लेना है। आपका डाइऑल एज इट इज है इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। इथेन 1,2 डाइऑल को इस बार आपको किससे ट्रीट करना है, थैलिक एसिड से ट्रीट करना है। दिस इज थैलिक एसिड, ये हमारा है थैलिक एसिड। सो PHTH थैलिक एसिड, ये हमारा थैलिक एसिड है। और ये हम लोगों ने लिख लिया अपना इथिलीन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाइऑल। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग। सो क्या होने वाला देखो, HOH HOH निकाल दें कंडेंसेशन पर। तो जैसे ही वहां से H निकलता है O CH2 सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, वहां हमने टरथेलिक एसिड लिया था जो 1,4 वाला सब्स्टिट्यूशन था, और ये क्या है आपका थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वो 1,4 डेरिवेटिव था, ये 1,2 डेरिवेटिव है। देखो तो O CH2 यहाँ से OH निकल गया है। अब किसका O देखना है हमें, ये वाला O, देन CO, तो दिस इट विल बी CO। अब बेंजीन रिंग ऐसे अटैच नहीं है, बेंजीन रिंग कैसे जुड़ी हुई है, नीचे। सो आपको बॉन्ड कैसे बनाना है, ऐसे नीचे, ठीक है। अब ऊपर फिर से क्या है, ऊपर हमारा C है। अब यहां से OH गया, इट इज CO। अब बेंजीन रिंग हम कंप्लीट कर दें। इस तरीके से आपको किसका फॉर्मेशन करना है,
आपके ग्लिप्टल का फॉर्मेशन करना है, होल N। इसके भी आपको कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ होता है पेंट में और लैकर्स में, यूज्ड एज पेंट्स, पेंट बनाने में इसका यूज़ होता है, एंड लैकर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। अब पेंट के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकर्स क्या होते हैं, लेकर्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के पेंट टाइप मटेरियल होते हैं जो हमारे मेटल्स पर जो पेंट होता है वो लेकर्स होता है। मेटल पर होने वाला पेंट या आपके वुड पर होने वाला जो पेंट होता है, जिसे हम जनरली स्प्रीट के नाम से जानते हैं कि ये वुड स्प्रीट है या ये मेटल स्प्रीट है, वहाँ लेकर्स के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। ये सीधा सीधा इसी नाम से मार्केट में मिलता है, ग्लिप्टल लेकर्स। सो आपके वुड पर पेंटिंग के लिए, आपके मेटल पर पेंटिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ग्लिप्टल लेकर्स का यूज़ किया जाता है, और जनरल पेंट के फॉर्म में भी इसे यूज़ किया जाता है। सो इसी के साथ हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, अपना सेकंड एग्जाम्पल पॉलिस्टर कंप्लीट कर लिया। हम लोग थर्ड और इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर देख रहे हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। दिस फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज बेकेलाइट। अब ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है, पॉलीमर। तो यहाँ बेकेलाइट के मोनोमर क्या हुए, मीन्स फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि बेकेलाइट के मोनोमर्स बताइए, तो बेकेलाइट के मोनोमर क्या होंगे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दिस इज फिनॉल एंड दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक या बेसिक किसी भी एक मीडियम में कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन पर आपको फिनॉल के ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव मिलेंगे। सो 3 डेरिवेटिव ये देता है, हम तीनों डेरिवेटिव बना लेते हैं इस तरीके से। 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। एक और मिलना है हमें, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। दिस इज 2,4 डाईहाइड्रोक्सी मिथाइल, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2,4 डाईहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। एंड थर्ड इज 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ऑर्थो पर भी CH2 लगा दीजिए, यहाँ नीचे पैरा पर भी लगा दीजिए, और इस ऑर्थो पोजीशन पर भी क्या लगा दीजिए, CH2 सो दिस इज 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। क्लियर है। अब आगे क्या होगा, आगे ये जो ऑर्थो डेरिवेटिव है 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये पॉलीमराइज होता है। पॉलीमराइज होकर के एक लीनियर पॉलीमर बनाता है। उस लीनियर पॉलीमर को हम नोवोलेक कहेंगे। सो यहाँ हम ले रहे हैं आपका 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल इसी तरीके से H या OH मीडियम में पॉलीमराइजेशन करेगा और पॉलीमराइजेशन पर लीनियर पॉलीमर बनाएगा ऐसे। वैसा मान रहे हैं कि इधर भी एक चेन अटैच्ड है या चेन उधर भी कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ये जो हम लीनियर पॉलीमर बना रहे हैं, दिस इज नोवोलेक। और इस नोवोलेक का यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड इन पेंट। कैसा पॉलीमर है, ए लीनियर पॉलीमर, एक लीनियर पॉलीमर है। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है, सो यहाँ हम छोटी सी इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं। ये इसका एग्जाम से या हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई पूछेगा नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है। सो सपोज हमने एक ऑर्थो डेरिवेटिव लिया है इस तरीके से,
इस ऑर्थो डेरिवेटिव को एक और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। एक और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने 3 बेंजीन रिंग के साथ में उसे शो किया है, 3 फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ शो किया है, तो एक और ले लेते हैं। अब क्या करना है, क्योंकि कनेक्ट करना है ना, देखो यहाँ 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 सब जगह पर हाइड्रोजन है, सिर्फ इन 2 प्लेस पर नहीं है, क्योंकि C6H6 होता है। बेंजीन अगर इसे मानते हैं तो हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। OH के ऐड होने पर वो हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, CH2OH मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल के ऐड होने पर चला गया, इन पर तो है। सो यहाँ पर प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, एज इट इज इस हाइड्रोजन को भी ऐसे लिख रहे हैं। तो देखिए इस CH2OH का फर्स्ट का OH और सेकेंड का H ऐसे एलिमिनेट होता है, इसका OH और इसका H ऐसे एलिमिनेट होता है। जब ये एलिमिनेट होंगे तो किससे कनेक्ट हो जाएंगे, देखो ऐसे CH2 बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, यहाँ पर भी CH2 बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। अब हम ऐसा मानते हैं कि इधर भी ऐसे बहुत से हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है और इस साइड पर भी ऐसे n नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है, इसलिए आपकी चेन कैसी बनेगी, नोवेलेक की ऐसी। और अगर नोवेलेक से हमें बेकेलाइट बनाना है तो नोवेलेक को आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में हीट कर दो। नोवेलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में हीट करने पर आपको क्या ऑब्टेन्ड होता है, बेकेलाइट ऑब्टेन्ड होता है। अब बेकेलाइट का फॉर्मूला और बेकेलाइट का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे बेकेलाइट बना होगा। सो दिस इज बेकेलाइट। क्या करना है हमें बेकेलाइट में, ये जो आपकी नोवेलेक चेन है, इस नोवेलेक चेन को आपको एज इट इज लिखना है। जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो हमारी नोवेलेक चेन है, इस नोवेलेक चेन को एज इट इज लिख दो। एक चेन ऐसे लिख देते हैं, सेम टू सेम जो दिख रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा हमें कॉपी कर देना है। इधर भी बॉन्ड था, ओके। इस तरीके से ये हमने एक नोवेलेक चेन लिख दी है। ऐसे ही हमें क्या करना है, एक और नोवेलेक चेन को लिख देना, पर उसे इन्वर्ट कर देना, बिल्कुल ऐसे पलट दिया हमने इसको, ऐसा मान के लिखना है। सो ये देखो ये OH इसका यहाँ पर, इसका CH2 यहाँ पर, इस तरीके से CH2 से बिल्कुल इन्वर्ट करके लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये दोनों नोवेलेक चेन को आपको CH2 ग्रुप से कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। सो ये आपका क्या हो गया है, दिस इज योर बेकेलाइट। और इसे ऐसे होल एन करके लिखो, या नहीं भी लिखेंगे अगर होल एन करके और बिना इसके भी लिख दिया तो शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो आपकी बॉन्डिंग है वो कंटिन्यूस है, पॉलीमर कंटिन्यूस है। सो ये किसे शो करेगा, बेकेलाइट को। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो हमने क्या किया है, हमने नोवेलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ट्रीट किया। सो अगर इसकी स्लाइड मैकेनिज्म देखते हैं, सिर्फ एक जनरल आइडिया के लिए हम लोग देख रहे हैं। सो ये जो एक नोवेलेक मॉलिक्यूल था, कुछ इस तरीके से है, और सेकेंड मॉलिक्यूल जो हम लिख रहे हैं वो ऐसे लिख रहे हैं। अब क्या होता है जब हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ट्रीट करते हैं, देखिए इस तरीके से हमने दोनों चेन को बना लिया है। एक ऊपर वाली चेन है हमारी, एक नीचे वाली चेन है। अब आपने इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ट्रीट किया, इसे यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल रख दो और एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल आप यहाँ रख दो। ऐसे ही दोनों नोवेलेक चेन आपस में अटैच्ड है। सो हमने इस तरीके से उसे लिख दिया है। अब ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और है ही, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो ये H, ये O और ये H मिलके क्या बना रहे हैं, H2O। H मिलके बना रहे हैं H2O, H मिलके बना रहे हैं H2O। सो बाद में लास्ट में क्या बच रहा है, CH2, इसलिए यहाँ पर क्या लिंक हो जाता है, बेकेलाइट में CH2 लिंक हो जाता है।
सो ये हमें एग्जाम में नहीं पूछेंगे। जनरली बेकेलाइट के स्ट्रक्चर भी नहीं पूछते एग्जाम में, बेकेलाइट के मोनोमर पूछे जाएंगे। और अब हम क्या देखेंगे, बेकेलाइट का यूज। तो बेकेलाइट का यूज कहाँ होता है, बेकेलाइट का यूज होता है यूज्ड टू मेक कॉम्ब। आपका जो कॉम्ब होता है वो किसका बना हुआ है, बेकेलाइट का बना हुआ है। प्लस कॉम्ब के साथ साथ किस में यूज होता है ये, फोनोग्राफ्स रिकॉर्ड बनाने में, फोनोग्राफ्स रिकॉर्ड। आपके जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो इलेक्ट्रिकल स्विच भी किसके बने होते हैं, बेकेलाइट्स के बने होते हैं। साथ में आपके हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, बहुत सारे यूटेंसिल के जो हैंडल्स होते हैं, जैसे कुकर का हो या किसी दूसरे यूटेंसिल का हैंडल हो, तो किसका बना होता है, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यूज, कॉम्ब बनाने में होता है। आज से याद ही रखें कि आपका जो कॉम्ब है, आपकी जो कंघी है, वो किसकी बनी होती है, बेकेलाइट की। फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स किसके बने होते हैं, बेकेलाइट्स के। इलेक्ट्रिकल स्विचेस डेली यूज करते हो, डेली हम किसी ना किसी स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, तो आज से याद रखें इलेक्ट्रिकल स्विच किसके बने हुए हैं, बेकेलाइट के बने हुए हैं। और हम यूटेंसिल का भी डेली यूज करते हैं, यूटेंसिल के जो हैंडल्स हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। इसके साथ हमारा थर्ड कंडेंसेशन पॉलीमर कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी सी द फोर्थ एंड लास्ट कंडेंसेशन पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मेलामाइन बनाना होगा। मेलामाइन इज द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये एक रिंग कंटेन करता है जिसमें 3 नाइट्रोजन और 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन है और ये 3 नाइट्रोजन है। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे जैसे बेंजीन में होते हैं, और हर कार्बन पर एक NH2 ग्रुप लगा होगा। सो दिस इज ए मेलामाइन। अब ये मेलामाइन जो मोनोमर होगा उसे हम किससे ट्रीट करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से, HCHO, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, CH2O। तो सबसे फर्स्ट मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर के एक इंटरमीडिएट रेजिन बनाते हैं। वो इंटरमीडिएट रेजिन कैसा होगा, यहाँ NH2 एज इट इज है, यहाँ भी NH2 मॉलिक्यूल एज इट इज है। यहाँ का जो NH2 का एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन है CH2 पर लग जाता है और ये बन जाता है CH2OH। इसे कहा जाता है रेजिन इंटरमीडिएट, रेजिन इंटरमीडिएट। अब ये रेजिन इंटरमीडिएट क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन करते हैं, और पॉलीमराइजेशन पर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH आप हटा दीजिए ऐसे, ये NH2 बिकम NH। अब ये किससे अटैच्ड है, तो ये इससे अटैच्ड है, यहाँ पर N है, यहाँ भी N है। इस तरीके से यहाँ से हमें क्या लिखना है, NH CH2, इधर से OH आपको हटाना है, कोलन लिख देना। यहाँ पे जो NH2 था यहाँ से भी आपको H हटाना है, दैट मीन्स चेन इधर भी कहीं इस कंटिन्यूटी में चल रही है। सो ये आपने क्या बना दिया है, दिस इज योर मेलामाइन पॉलीमर। ओके, अब लास्ट हमें क्या देखना है जिसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, यूज। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। एक ही यूज है इसलिए याद रखना ही होगा, और बहुत आसान भी है। अब कोई पूछे आज के बाद या हमारे सामने कभी क्वेश्चन आता है कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी क्या, तो हम लोग लिख देंगे अनब्रेकेबल क्रॉकरी, दैट मीन्स मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है हमारा। मेलामाइन पॉलीमर क्या है, हमारी अनब्रेकेबल क्रॉकरी है। दूसरे मटेरियल से भी बनती है अनब्रेकेबल क्रॉकरी, पर मेलामाइन की भी बनी होती है। डिफरेंट वेराइटी के पॉलीमर्स होते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी में। सो वन ऑफ टाइप इज मेलामाइन पॉलीमर, जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो आज का टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है।